D3 कॉम्प्लेक्स का एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है। लिगेंड फील्ड जब CFT की बात करते हैं वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग काउंट नहीं करती है। हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का जो ऑक्सी फॉर्म है उसकी आपको अगर स्प्लिटिंग निकालनी होती है, उसको कैसे निकालेंगे? हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईसाप इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डिस्टॉर्शन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले मैंने आपको CFSC और ज्योमेट्री प्रेफरेंस सिखाया था एंड आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आया होगा। और आप हमारी कोऑर्डिनेशन की पूरी प्लेलिस्ट देखना ना भूलिएगा। जो लोग आज देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये 3 वीडियोस की सीरीज होने जा रही है जो 15 से 20 मिनट की रहेगी। उसमें मैं आपको डिस्टॉर्शन पहले लीगेंड की वजह से, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और लास्ट में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यान टेलर डिस्टॉर्शन बताऊंगा। तो अभी जो वीडियो है वो रहेगी डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस पे ही, पर ड्यू टू डिफरेंट लीगेंड्स की वजह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपके सामने एक क्रोमियम+3 D3 कॉम्प्लेक्स का एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो इस D3 को जब आप स्प्लिटिंग करते हैं तो जब तक वो परफेक्ट स्फेरिकल फील्ड में रहता है तब तक ये नॉन डीजनरेट रहता है। और जब वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम उसको कैसे दिखा देते हैं कि इसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। क्लियर है? और यहां पे सारे के सारे लिगेंड क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्लियर है ना? अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे जो लिगेंड्स है मैंने एक्सियल पोजीशन पे 2 अलग लिगेंड लगा दिए और 4 लिगेंड मैंने यहां पे अलग लगा दिए। मैंने ये वाला एक केस ले लिया जहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अमोनिया लगे हुए हैं 4 और यहाँ पे 2 फ्लोराइड लगे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब जैसे ही आप जानते हैं कि लीगेंड फील्ड जो होती है वो फ्लोराइड की कम होती है वाटर से और वाटर की कम होती है अमोनिया से, तो अमोनिया वाली जगह पे रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो रिपल्शन इन एक्स वाई प्लेन में रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा और जेड एक्सिस पे रिपल्शन डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अब जब रिपल्शन डिक्रीज कर जाएगा तो इसीलिए आप देखोगे एक्स जेड वाई जेड और डी जेड स्क्वायर, जिनके अंदर जेड का कंपोनेंट ज्यादा है, जिनके अंदर जेड का कंपोनेंट है वो सब डिक्रीज कर जाते हैं और जिनके अंदर सिर्फ एक्स वाई का कंपोनेंट है वो इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक, अब पहले तो आपका जो ये था ये डेल नॉट था, अब ये वाला डेल वन हो गया और ये डेल टू हो गया। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि ऑलवेज जो वैलिड है, नंबर वन, कि डेल टू हमेशा ज्यादा होता है डेल वन से, और नंबर टू, डेल वन और पेयरिंग एनर्जी में हमेशा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। ये दोनों बातें तो सही है। तीसरी बात जो हो सकती है, वो तीसरी बात दोनों हो सकती है कि डेल टू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा और डेल टू पेयरिंग एनर्जी से कम। ये जनरल केस होता है, ये जनरल केस होता है। और ये वाली जो चीज है ये एक स्पेशल केस बनता है जिसको हम अभी डील करेंगे। सही है? जहां पे डेल टू की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। ऑल्दो यहाँ D3 कॉम्प्लेक्स है, D3 में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें सारा खेल डेल वन से था और हमें पता है डेल वन इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका यहां भर जाता है। सही है बच्चों? Ni यहां पे, x यहां ले लीजिए और यहां पे En इसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक, ये वाला कॉम्प्लेक्स 2, मतलब 2 प्लस तो हट जाएगा, Ni+2 है, X आपका हेलोजन है और Nn आपका En है। चलेगा? क्लियर है? इसका मतलब ये साफ साफ हो गया, Ni x2 En2, यही बात है बच्चा, और वो भी ट्रांस में। क्लियर? अब अगर आप X को ब्रोमीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ब्रोमीन,
अगर मैं x को क्या ले लेता हूं, Br, तब आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है, जरा ध्यान से देखिए, अपने कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या बनता है कॉम्प्लेक्स, Ni Br Br N, ऐसा बन जाएगा। चलेगा, NiX Br2 ये वाला। अब आपको पता है Br की जो रिपल्शन होती है बहुत कम होती है। अब जब Br की रिपल्शन बहुत कम होगी तो जो वेरी एज कंपेयर टू वेरी लेस रिपल्शन विद रिस्पेक्ट टू En, En के मुकाबले Br को बहुत कम रिपल्शन मिलती है, तो इसकी वजह से अ बिग रिलीफ टू Z एक्सिस dz square being the most benefited one, तो dz स्क्वायर को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला है। सही बात है बच्चों। अब जब dz स्क्वायर को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया, सोचने की कोशिश कीजिए, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो ऑर्बिटल है, ये तीन, dxy dyz और dxz, ये मान लेते हैं NiEn3 प्लस। क्लियर, ये इसका मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, हम मान के चल रहे हैं, और ये dz स्क्वायर। जब ये बढ़ता है और ये कम होता है, अब इसको तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया भाई, मजा ही आ गया इसको, ये रहा dz स्क्वायर और ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलेगा, और इनमें भाई रिलीफ तो dxz yz को भी मिला होगा, बट ऑब्वियसली जो डायरेक्ट फेसिंग होते हैं उनको ज्यादा रिलीफ मिलेगा भाई, हाँ या ना, जो डायरेक्ट फेसिंग होंगे उनको ज्यादा रिलीफ मिलेगा। क्लियर, तो ये गैप जो है ये डेल वन कहलाता है, ये गैप जो है ये डेल टू कहलाता है। अब आपको ये तो पता ही है, अब मैंने जैसे कि बता ही रखा था, पहले ऑलवेज वाली जो सिचुएशन थी, ऑलवेज में नंबर वन डेल टू इज ग्रेटर देन डेल वन था, और डेल वन इज, मतलब ऐसे लिखते हैं, पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल वन। और नंबर थ्री अगर मैं यहां पे, हियर हियर यहां पे जो केस बन जाता है नंबर थ्री का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, ये लार्ज गैप आ जाता है, ये लार्ज गैप आ जाता है बच्चों, तो लार्ज गैप आने की वजह से डेल टू की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। अब ये कहां रोल प्ले करती है ये जरा आप देखिएगा, तो जब आप 8 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक दो, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे पहले, तीसरा ऊपर भरोगे, क्योंकि डेल वन इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। जब डेल वन इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तीसरा यहां भरे और चौथा यहां भर दिए, यहां भर के आप, ये गैप भी कम ही होता है। अब जब आप पांचवा भरने जा रहे हो, जब आप पांचवा इलेक्ट्रॉन भरने जा रहे हो, तब आप ऊपर जाना है, पर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, डेल टू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे वापस, तो आप नीचे से भरना शुरू कर देंगे अगला इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7। सही है, आया ना, बोलिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ये कैसा बन गया आपका डाया मैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चों, हाँ है ना, बोलिए। अरे सही है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये निकल प्लस टू ही है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रली, पर इसका मतलब पर यहाँ पे जो इसकी एक्स्ट्रा यहाँ पे रिलीफ मिला था, उसकी वजह से इसमें क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 मिलेंगे। अब ऐसे कितने केसेस होंगे जो आपको याद रखने होंगे, कुछ नहीं, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं, अगर अगर यहाँ पे एक्स है, तो आपको बहुत ही सिंपल है, अगर लीगेंड फील्ड एक्स की
लीगेंड फील्ड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन या ब्रोमीन से कम है, तब तब आपका ये जो Ni, यहां पे ऐसे लिख देता हूं, NiEN2X2 डायामैग्नेटिक होगा। अदरवाइज अगर लीगेंड फील्ड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, वो सब कुछ है, तो वहां आपको ये पैरा मैग्नेटिक मिलेगा। क्लियर? मतलब नॉर्मल केस फॉलो होगा, गैप कम रहेगा, पेयरिंग एनर्जी वो हो जाएगी। कहने का मतलब ये था कि यहां पे क्या हो जाता है, डेल वन पेयरिंग एनर्जी, और पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा डेल टू हो जाता है यहाँ पे डेल वन डेल टू दोनों से ज्यादा पेयरिंग एनर्जी रहती है, इसीलिए यहाँ पे पैरामैग्नेटिक दिखता है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो जाते हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक है तो वो जीरो ही रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है, देखिएगा, NiBr2EN2 कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक। क्लियर? NiCl2EN2 कैसा होगा ये, बताइए, पैरामैग्नेटिक। NiF2EN2 अगर ये एग्जिस्ट करता है तो कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। Ni अमोनिया 2 EN2 कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे 2, समझ गए बच्चों? तो क्योंकि यहाँ पे जो लीगेंड फील्ड है वो सबकी ज्यादा है, यहाँ पे ब्रोमीन से ज्यादा है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक, और ये वाला ब्रोमीन वाला केस है, ये डायमैग्नेटिक। मुझे नहीं पता आयोडीन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, बट अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो वो ऐसा ही होगा, डायमैग्नेटिक ही एग्जिस्ट करेगा। एम आई क्लियर और नॉट? मेरे ख्याल से आपको ये जो लीगेंड फील्ड है, जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, तो उससे जो ये डिफरेंशियल रिपल्शन की वजह से डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म जनरेट होता है, वो आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपके लिए पूरा बना रखा है, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बी आर का सीएल कमेंट बना दिया ताकि आप इसको समझ लीजिए, फोटो ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब ये मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, जहां पे मैंने लीगेंड फील्ड जो है आपको मैंने बता दिया, लीगेंड फील्ड जो है वो एल की ज्यादा है एक्स से। क्लियर? एल की ज्यादा है एक्स से, यानी मोर रिपल्शन ऑन जेड एक्सिस एंड लेस रिपल्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो इसकी स्प्लिटिंग आपको बतानी है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स आपको बताना है। क्लियर है? और इसका ऑर्डर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और मैं एक एक को देखूंगा, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग इस चीज को कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स और लूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिले, ताकि आप ज्यादा अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट सीख सकें कि जो डिस्टॉर्शन आती है उसका डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे हम क्या क्या चीजें हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिया है, मैंने लिया है VOH2O5 2+, जिसमें वेनेडियम के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। क्लियर है? तो जनरली होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, तो आपने लीगेंड फील्ड जो देखी होती है ऑक्सीजन की, वो वाटर से कम मानी जाती है। पर ऐसा उस केस में माना जाता है जब बॉन्ड डिस्टेंस ऑक्सीजन और O2- का सेम। क्लियर है? और लीगेंड फील्ड जब CFT की बात करते हैं, वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग काउंट नहीं करती है। ठीक, पर यहां पे क्या होता है, जब ये O इसके पास आ जाता है, तब ये डबल बॉन्ड बना लेता है। कौन सा बॉन्ड बना लेता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनाने की वजह से ये कम्स वेरी क्लोज टू द मेटल। याद रखिएगा, आप लोग लीगेंड फील्ड याद रखते कि O2- की कम होती है वाटर से। मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि असल में तो अगर सेम बॉन्ड डिस्टेंस रहेगा तो O2- जो है वो ज्यादा, वो कम रिपल्शन करेगा वाटर से। पर बात क्या रहती है, क्योंकि O2- डबल बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। कहने का मतलब वहां पे जो रिपल्शन है वो दोनों की जब
वो तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और पास आना और दूर आने का कोई बात है नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर सिमिलर डिस्टेंसेस पे तो कौन ज्यादा रिपेल करेगा, उस हिसाब से वहां पे लीगेंड फील्ड स्ट्रेंथ निकाली जाती है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इसके बहुत पास आ जा रहा है। जब ये बहुत पास आ जाएगा तो जेड एक्सिस पे रिपल्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तो जब मोर रिपल्शन टू जेड एक्सिस मिल जाएगा तो जेड वाला कंपोनेंट ऊपर उठ जाता है। क्लियर है? जेड वाला कंपोनेंट ऊपर उठ जाता है, और इसीलिए इसीलिए आपके dz स्क्वायर ऊपर आ जाता है, dx के माइनस वाई के नीचे dxz dyz हियर एंड dxy हियर। और इसीलिए मैंने आपको लिख रखा है कि जब ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं लीगेंड फील्ड तो अब इसका कम होता वाटर से, पर डबल बॉन्ड का इससे ज्यादा होगा। एम आई क्लियर और नॉट? और ये जनरली आप गलत करते, इसलिए मैंने ये कॉम्प्लेक्स कराया हुआ है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप अगर हीमोग्लोबिन में जाते हैं, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का जो ऑक्सी फॉर्म है, उसकी आपको अगर स्प्लिटिंग निकालनी होती है, उसको कैसे निकालेंगे? तो वही है, यहां पे जब ये ऑक्सी कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये Fe3 कॉम्प्लेक्स आजकल माना जाता है। 3 कॉम्प्लेक्स होता है और यहाँ पे O2 माइनस यानी सुपर ऑक्साइड होता है। कौन होता है? सुपर ऑक्साइड। अब लीगेंड फील्ड जो होती है, यहां पे अगर आप देखोगे एनहिस्टिडीन होता है। यहाँ पे कौन होता है? एनहिस्टिडीन। तो लीगेंड फील्ड जो होती है वो पोरफायरिन की ज्यादा होती है एनहिस्टिडीन से, और सबसे कम होती है O2 माइनस पे। तो क्योंकि ये जेड एक्सिस पे ये लगा हुआ है, जेड एक्सिस पे ये लगा हुआ है, यहां पे रिपल्शन बहुत कम होती है, यहां पे रिपल्शन बहुत कम होती है। क्लियर है कि नहीं? यहां पे रिपल्शन क्या होती है? बहुत कम होती है। तो जैसा कि आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में अगर यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड थे, तो ये D5 लो स्पिन था, ये D5 क्या था? लो स्पिन। क्लियर है? और यहाँ पे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और यहाँ पे डी जेड स्क्र है। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि एक्स वाई पे रिपल्शन ज्यादा है, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे रिपल्शन क्या हो गई है? कम हो गई है। कम रिपल्शन की वजह से डी जेड स्क्र, मतलब अब डी जेड स्क्र नीचे चला गया, और यहाँ पे डी एक्स जेड और डी वाई जेड नीचे चले गए। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे लो स्पिन की तरह। ठीक। और ये जो है, ये इसका ये इसके लूमो की तरह बिहेव करता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है? लूमो की तरह। और ये वाला जो है, ये इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल बन जाता है। इसीलिए आप देखोगे इसीलिए आप देखोगे कि O2 अगर आयरन से जोड़ना है तो आपका बेंट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्यों? कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाता है? बेंट कॉम्प्लेक्स। क्यों बेंट बनता है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जो Fe3+ का लूमो है, क्या है? लूमो, वो है डीजेड स्क्वायर। यहां पे रहता है डीजेड स्क्वायर। 3+ का जो लूमो, लूमो यानी खाली ऑर्बिटल, वो रहता है डीजेड स्क्वायर। क्लियर? और अगर आप O2 माइनस की MOT बनाते हो, O2 माइनस की MOT बनाते हो, तो यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग में 1 2 ऐसे ये बनता है। यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग खाली होता है, यहाँ पे उसको नॉर्मली यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे सिग्मा होता है। ये सब भरे होते हैं। ये इसका होम। ठीक। तो ये वाले ऑर्बिटल की आप बात कर रहे हैं, ये वाला पाई एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये जो ऑक्सीजन है, जो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग है, वो O डबल बॉन्ड O पाई एंटी बॉन्डिंग कैसे लाई करता है? ऐसे, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इसके ओवरलैप लायक बनाते हैं पहले। हम्म, ये देखिए, तो ये इसका पाई एंटी बॉन्डिंग है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से ओवरलैप कर सके। सही है? और ये भरा है, ये भरा है, ये इसका होमो है। क्या है बच्चों? होमो। होमो पाई एंटी बॉन्डिंग है, और ये आपको पता है ये भरा है। भाई ये देखो ना, ये भरा है। क्लियर है? और ये भरा होने की वजह से जब यहाँ पे भरते हैं, ये जो एंगल बैठता है, ये 120, यहाँ पे अगर आप
आयरन ओ का एंगल चेक करते हैं तो 120 डिग्री के आसपास बैठता है, 120 टू 150 के आसपास बैठता है। बेंट होता है, सीधा मैं बोल दूं यहाँ पे बेंट होता है इसी वजह से। क्लियर? बड़े आराम से आप इससे एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आपका FeO2 का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन में, वो बेंट क्यों बनता है। सही बात है कि नहीं सही बात है? और वो भी आपको समझ में आता है डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस से। किससे समझ में आता है? डिस्टॉर्शन इन कॉम्प्लेक्सेस से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे दिए हुए क्वेश्चन को कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 यान टेलर डिस्टॉर्शन के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप, जहां पे आपको आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट्स, यूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केम टाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में।